अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज जो है वो हम कहते जहर का सीज़न 2 का एपिसोड 1 रीड आउट करेंगे। नॉवल शुरू से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। कैंटीन में लंबी सी लाइन लगी थी। गर्मी का जोर और ऊपर से धूप की तपिश सबके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। उसी लंबी लाइन में एक लड़की थी जो बिल्कुल बेपरवाह अंदाज से च्युइंगम चबा रही थी और बुलबुले बनाकर फोड़ रही थी। कुछ देर बाद उसने लाइन से अपना सिर निकाला और आगे वाली लड़की को जोर से कहा, जल्दी चलो भाई, फॉर्म भी जमा करवाने हैं अभी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हमना थी। जिद्दी, मन चली, गुरूर से भरी हुई, बिल्कुल अपने बाप अजलान मलिक की कॉपी। लिबास, जीन्स, शर्ट और ऊपर से लेदर की जैकेट। स्टाइल तो बिल्कुल अलग ही क्लास था। पीछे से एक नाजुक सी कोमल सी आवाज आई, हम ना सब तरतीब से चल रहे हैं, शोर मत करो। वैसे भी हमारे फॉर्म तो दाऊद भाई और मूसा भाई भर रहे हैं। ये थी पश्मीना, नरम खोर संजीदा मिजाज लड़की, अजमीना और इब्राहिम की बेटी। अंदाजो अतवार सारे अपनी चच्ची हुरैन जैसे। अन्ना ने मुंह बनाया और कहा, मुझसे ये धूप बर्दाश्त नहीं होती। अभी वो ये कह रही थी कि आगे खड़ी लड़की ने तंजिया लहजे में कहा, हाँ जैसे कोई महलों की शहजादी हो तुम। अन्ना ने तीखी नजरों से उसे घूरा। वो कुछ कहने ही वाली थी कि पश्मीना ने फौरन उसका बाजू पकड़ लिया। प्लीज हमना, कुछ मत कहना, अभी तो हमारा एडमिशन भी नहीं हुआ इस कॉलेज में। अन्ना ने हाथ झटका और इशारे से कहा, हाँ हाँ ठीक है। पश्मीना ने फिर से कहा, हाँ प्लीज चुप रहो। हन्ना ने कुछ ना कहा, बस हाँ में सिर हिलाया। पश्मीना ने एक बार फिर इत्मीनान से कहा, हाँ बस ऐसे ही खामोश रहो। ये सुनकर अब हन्ना का दिमाग घूम गया। वो झुंझला कर बोली, अबे तू क्या, मैं चुप ही रहूं हर वक्त, इन डायनों को कुछ ना कहूं। चुप रहे, बस यही रटे तुम्हारी। सामने खड़ी लड़की ने सुना और पलट कर कहा, किसको डायन कहा तुमने, चुड़ैल। हमना फौरन बोली, चल आगे देख, हवा आने दे। वो लड़की भड़क उठी, हिम्मत है तो लड़ मुझसे। हमना ने के कहा लगाया, बहुत पछताएगी तू। पीछे पश्मीना बार बार रोक रही थी, हमना प्लीज कुछ मत करना। मगर सामने वाली लड़की ने मजीद चिढ़ाया, हाँ हाँ कौन डरता है इस बिल्ली जैसी छोटी सी पिद्दी से। कद तो देखो, मेरा तो इससे ज्यादा है। ये सुनकर हमना के दिमाग में आग लग गई। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि कोई उसके कद पर बात करे। एक लम्हे में उसने लड़की के घुटने पर लात मारी और साथ ही मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। लड़की तड़प कर जमीन पर गिरी। तमाशा लग गया, सब जमा हो गए। हमना झुक कर आगे बैठी और उंगली दिखाते हुए गुरूर से बोली, आइंदा मुझसे पंगा मत लेना। लड़की ने हिम्मत की और धक्का देने की कोशिश की, मगर हमना ने उसका हाथ मोड़ोड़ दिया और मजीद सख्त लहजे में कहा, आखिरी बार कह रही हूँ पंगा मत लो, और अगर पंगा लेना ही है तो लेने से पहले अपनी कब्र का इंतजाम करके आना। ये कहकर उसने हाथ छोड़ा और उठ खड़ी हुई। मगर वो लड़की भी कहाँ मानने वाली थी। वो उठी और पानी की बोतल हमना के सिर पर दे मारी। हमना ने एक सर्द कहा लगाया, फिर पलट कर जोरदार मुक्का मारा। लड़की धड़ाम से गिरी और उसकी नाक से खून बहने लगा। पश्मीना ने मुंह पर हाथ रख लिया और फौरन कैंटीन छोड़कर दाऊद और मूसा को भुलाने भागी। दोनों लड़के भागते हुए कैंटीन पहुंचे। मंजर देखा तो जान ही निकल गई। हमना लड़की के ऊपर बैठी थी और लगातार थप्पड़ और मुक्के मार रही थी। मूसा फौरन आगे बढ़ा और बहन को पकड़कर खींचा, मगर हमना दोबारा उस लड़की की तरफ लपकी। अब की बार दाऊद सामने आकर खड़ा हो गया। वो सख्त लहजे में बोला, हमना अब एक कदम भी आगे बढ़ा ना। हमना ने उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे घूरा। दाऊद ने भी सख्ती से उसको घूरा। हमना भड़क कर बोली, चुप रहो आप, हटो मेरे सामने से। दाऊद ने जमी हुई आवाज में कहा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें, मैंने क्या कहा, रुक जाओ। हमना दांत पीस कर पलटे और गुस्से से बाहर की तरफ निकल गई।
मूसा ने पश्मीना की तरफ देखा। तुम उसके पीछे जाओ। पश्मीना फौरन हाँ में सिर हिलाकर हमना के पीछे भागी। मूसा और दाऊद जख्मी लड़की को संभालने लगे और शर्मिंदगी से बोले, बेटा हम बहुत माजरत ख्वाह हैं। वो लड़की उठते हुए बोली, मैं प्रिंसिपल ऑफिस जा रही हूँ। अभी इस लड़की का एडमिशन नहीं हुआ और ये हाल है, तो एडमिशन के बाद क्या होगा मेरा? ये कहकर वो तेज कदमों से प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गई। मूसा और दाऊद ने बेक वक्त अपने सिर पर हाथ रख लिया। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़े। वहां देखा तो अंदर का माहौल भी किसी मैदान जंग से कम ना था। आगे वाली सीट पर बाजू लपेटे माथे पर बल डाले बैठी थी। पीछे पश्मीना चुपचाप मगर सोचों में गुम थी। दाऊद आगे बढ़ा और सर्द लहजे में बोला, पीछे जाओ, उठो। हमना ने चौंक कर उसे देखा और तपते हुए बोली, मैं वैसे ही तपी हुई हूँ, आप पीछे बैठ जाएं। दाऊद ने अब की बार मजीद सख्त आवाज में कहा, जा रही हो या? ना की आंखें शोले बरसाने लगी। वो दरवाजा जोर से पटक कर बाहर निकली और भड़कते हुए कदमों से पीछे जाकर पश्मीना के साथ बैठ गई। मूसा ने यह मंजर देखा तो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया और सिर हिलाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दाऊद उसके बराबर में आकर बैठा। अन्ना गुस्से में तन कर बैठी थी, बबल के गुब्बारे बना रही थी, मगर दूसरी तरफ पश्मीना की दुनिया ही और थी। उसकी नजर बार बार मूसा पर जा ठहरती, कभी उसकी मुस्कुराहट पर, कभी उसके ड्राइविंग के अंदाज पर, कभी हाथों की जंबिश पर। दिल में एक अनकही मोहब्बत खामोशी से बसी जा रही थी। मेंशन पहुंचते ही हमना तेजी से गाड़ी से उतरी और भागते हुए अंदर की तरफ चल दी। पश्मीना भी उतर ही रही थी कि मूसा ने पूछा, कैंटीन में क्या हुआ था? पश्मीना चौंकी जैसे ख्वाब से जागी हो। हल्की आवाज में बोली, हम दोनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। उस लड़की ने उसके कद पर बात की। मूसा ने भवें सुखेड़ी, तुम रोक लेती उसे? पश्मीना ने हिचकिचाते हुए कहा, रोका था मगर नहीं रुकी। उसी लम्हे दाऊद का फोन बजा। वो कॉल सुनने के लिए गाड़ी से बाहर निकल गया। गाड़ी में अब सिर्फ मूसा और पश्मीना रह गए थे। मूसा ने नरमी से कहा, अच्छा चलो जाओ, अब जरा ख्याल रखना, कॉलेज में उसे संभालना तुम्हारा काम है। पश्मीना ने झिझकते हुए सिर हिलाया, जी। वो अभी उतरने ही लगी थी मगर उसकी ड्राइविंग डायरी सीट पर ही रह गई। मूसा ने चौंक कर डायरी उठाई और खोलने ही वाला था कि पश्मीना हड़बड़ाते हुए वापस आई और सांस फूलते लहजे में बोली, ये मेरी है। मूसा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ जानता हूँ, मगर इसमें इतना टेंस होने की क्या बात है? पश्मीना ने कुछ न कहा, बस डायरी झपट कर मेंशन की तरफ भाग गई। दाऊद भी तब तक लौट आया। क्या हुआ? मूसा ने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ नहीं, अजीब हैं ये हमारे घर की लड़कियां। दाऊद हंस दिया। मूसा भी मुस्कुरा कर चल पड़ा। दोनों बातें करते मेंशन के अंदर दाखिल हुए। दरवाजे से ही एक मानूस आवाज सुनाई दी, आ गए तुम लोग, हो गया एडमिशन? ये आवाज थी अजमीना की। मूसा ने मुअद्दब अंदाज में कहा, जी चच्ची हो गया। इब्राहिम ने करीब आकर पूछा, दोनों का? दाऊद ने हंसते हुए कहा, फॉर्म तो सबमिट हो गए हैं मगर कैंटीन में किसी ने कांड कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अजमीना ने केकहा लगाया, बच्चियां हैं अभी। हाँ बिल्कुल, कल ही तो पैदा हुई हैं। दाऊद ने तंज भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। पीछे से अचानक हमना बोली, और आप आज अभी 10 सेकंड पहले पैदा हुए हो। दाऊद ने घूर कर उसे देखा। हमना फौरन सोफे पर जाकर बैठ गए और बिगड़े हुए लहजे में बोली, चचा अपने बेटे को समझाएं, औरतों से बात करने की तो कम से कम तमीज होनी चाहिए। दाऊद ने भवें चढ़ाते हुए कहा, तुम औरत हो? हमना ने पुरगुरूर अंदाज में कहा, हाँ मेरे हर सर्टिफिकेट पर फीमेल लिखा है, बचपन में बेबी गर्ल और अब फीमेल। दाऊद ने तंजिया हंसी के साथ कहा, और फिर हरकतें भी लड़कियों वाली ही किया करो, हर जगह टपोरियों की तरह लड़ती फिरती हो। ये सुनकर पश्मीना के होठों पर हंसी आ गई। दाऊद ने उसे घूर कर कहा, तुम्हारे बड़े दांत निकल रहे हैं? पश्मीना घबरा गई, नहीं भाई, कुछ नहीं। मूसा जो बेहद सुलझा हुआ समझदार शख्स था, ये सब खामोशी से मुस्कुराते हुए सुन रहा था। आखिरकार वो बोला, चलो छोड़ो ये बहस, आओ कल की प्रेजेंटेशन देखते हैं।
दाऊद ने भी कहा, हाँ ताया अब्बू को भी बुलाएं। मूसा ने फौरन कहा, वो कमरे में ही होंगे, मैं देखता हूँ। कमरे में गया तो खाली था कमरा। मूसा ने हैरत से देखा और सोचा, कोई नहीं है। इतने में पीछे से पश्मीना आई। मूसा को देखते ही उसके दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई, मगर वो नजरें झुकाकर कपड़े रख कर जाने लगी। मूसा ने उसे रोका। सुनो, मम्मा कहीं कहीं गई हुई हैं क्या? पश्मीना ने धीरे से कहा, मालूम नहीं मुझे। उसी लम्हे वॉशरूम से एक आवाज गूंजी, हुरैन की हंसी मिली हुई आवाज, बस अजलान बच्चे आते ही होंगे हमारे। और अजलान की शौक सरगोशी, चुप जाने मन, बच्चे अब बड़े हो गए हैं, संभालने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही मूसा और पश्मीना दोनों के गाल शर्म से सुर्ख हो गए। पश्मीना घबरा कर दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मूसा ने भी जल्दी से दरवाजा बंद किया और बाहर आ गया। दाऊद ने पूछा, कहाँ है ताया आपू? मूसा ने संजीदगी से कहा, बाबा शायद आज कमरे से नहीं निकलेंगे। दाऊद ने हंस के कहा, अबे भाई समझ गया, आओ हम दोनों ही प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दोनों केकड़े लगाते हुए प्रेजेंटेशन देखने लगे। दूसरी तरफ उसी मेंशन के कमरे में हल्की सी रोशनी में पश्मीना अपनी डायरी खोले बैठी थी। शर्म से झुकी पलकें, हल्की सी मुस्कुराहट और कांपते हुए हाथ। अल्फाज जैसे खुद ब खुद निकल रहे थे। आज मूसा ने कॉलेज में हमना को पीछे किया। एक लम्हे के लिए उनका बाजू मेरे सामने आया। कुछ लड़कियां बार बार मूसा को देख रही थी। दिल चाह रहा था उन सब की आंखें निकाल दूं जो मेरे मूसा को देखती हैं, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि मेरा कोई हक नहीं उन पर। वो लिखती जा रही थी कि अचानक हमना दरवाजा धकेल कर अंदर आ गई। लापरवाही से बेड पर लेटते हुए बोली, ओहो, आज फिर कोई चुपके चुपके लिख रहा है। पश्मीना चौंक गई। फौरन डायरी बंद करके घबराहट में बोली, ऐसा कुछ नहीं। हमना ने चालाकी से आंखें सुकेनी, यार तुम मुझे तो बता सकती है कि कौन है वो जिसके बारे में तो इतना शर्माते हुए इस डायरी में लिखती है? पश्मीना ने झूठ गढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस डेली रूटीन लिखती हूँ। हमना ने तंजिया के कहा लगाया, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। जब तू ये डायरी लिख रही होती है ना, तेरे गाल लाल हो जाते हैं और आंखें शर्म से भीग जाती हैं। पश्मीना ने इनकार किया, ऐसा कुछ नहीं है। हमना ने अचानक कहा, तो ला, मैं पढ़ती हूँ। पश्मीना घबरा कर झुंझला गई, दिमाग खराब है? हमना फौरन उठी और डायरी उसके हाथ से झपटी और दरवाजे की तरफ भागती हुई बोली, हाँ बिल्कुल खराब है। पश्मीना भी घबरा कर पीछे दौड़ी, हमना प्लीज, हमना नहीं, हमना कसम है, मुझे दे दो मेरी डायरी। दोनों भागते भागते सीढ़ियां चढ़ने लगी। हमना सीधी मूसा के कमरे की तरफ दौड़ी। कमरे में मूसा और दाऊद पहले से ही सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। हमना भागते हुए अंदर आई और सीधी बेड पर चढ़ गई। पश्मीना भी हाँफती हुई उसके पीछे लग गई। दाऊद ने फौरन गुस्से से कहा, उतरो दोनों बेड से। पश्मीना हाँफते लहजे में बोली, एक मिनट भाई, मेरी डायरी तो हमना, वरना। मौसा ने भवें चढ़ाकर कहा, तुम दोनों को क्या हो गया है? बच्चियां नहीं हो, उतरो नीचे। हमना ने हंसते हुए कहा, आजा आजा, आज तो मैं पढ़ के ही रहूंगी ये डायरी। मूसा फौरन आगे बढ़ा और उससे डायरी छीन कर बोला, सीधी हो हमना, बच्ची नहीं रही। फिर उसने पश्मीना की तरफ देखा। पश्मीना की उसकी सांसें और नजरें सिर्फ और सिर्फ डायरी पर जमी थी, जैसे कि किसी शख्स की हीरो पर। मूसा ने नर्म मगर संजीदा लहजे में पूछा, क्या बात है पश्मीना, कुछ छुपा रही हो इस डायरी में? पश्मीना ने तेजी से नफी में सिर हिलाया। हमना ने एक कहा लगाया, हाँ हाँ, एक जीता जागता इंसान है पश्मीना फौरन चीखी, हमना कसम है, चुप हो जाओ। मूसा ने दोनों को देखा, उलझ कर पूछा, क्या है इसमें? वो डायरी खोलने ही लगा था कि पश्मीना ने जल्दी से उससे डायरी छीन ली और कांपते लहजे में बोली, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी पर्सनल डायरी है। दाऊद ने तंजिया लहजे में कहा, ऐसा क्या है इसमें पश्मीना? पश्मीना ने रंधी हुई आवाज में कहा, कुछ नहीं भाई, बस। मूसा ने सीधी नजरों से उसे देखते हुए कहा, पश्मीना? वो नजरें झुका गई। दाऊद ने गुस्से से कहा, अपनी उम्र देखो और ये सीक्रेट्स।
وہ آگے بڑھ کے ہاتھ اٹھانے ہی والا تھا کہ موسیٰ نے فوراً روک لیا۔ اوئے، لڑکی پر ہاتھ اٹھاؤ گے کیا؟ کیا پتہ ڈائری میں کچھ اور ہو، ضروری نہیں کہ ہر بار لڑکا ہی ہو۔ پشمینہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں بس ڈیلی روٹین لکھتی ہوں، جو کچھ بھی فیل کرتی ہوں، راستے وغیرہ میں وہ لکھتی ہوں۔ موسیٰ نے نرمی سے کہا، تو بیٹا بتا دینا تھا، کسی نے تمہیں مارنا تھوڑی تھا۔ اس نے رومال نکال کر پشمینہ کی طرف بڑھایا، یہ لو، صاف کرو۔ پشمینہ نے کانپتے ہاتھوں سے رومال لیا، آنسو پوچھے اور بنا کچھ کہے بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ داؤد نے غصے سے ہمنا کی طرف دیکھا اور کہا، تم یہاں کیا کھڑی ہو؟ اب جاؤ یہاں سے۔ ہمنا نے تیکھے لہجے میں کہا، کیوں؟ میرے بھائی کا کمرہ ہے، میں تو نہیں جا رہی۔ داؤد آگے بڑھا اور کہا، مجھ سے بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہمنا، میں پٹک دوں گا۔ ہمنا نے تیوری سے بازو باندھتے ہوئے کہا، اور میں بھی کوئی پشمینہ نہیں کہ آپ کے پٹکانے سے پٹک جاؤں گی۔ موسیٰ نے جھنجھلا کر کہا، چپ ہو دونوں، ہر وقت بحث، اور ہمنا یہ کون سی زبان استعمال کرتی ہو تم؟ ہمنا نے کہا، بھائی پہلے آپ کے اس دوست نے کہا تھا۔ داؤد نے کچھ نہ کہا، بس غصے سے اس کو دیکھتا رہا۔ ہمنا نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آخر داؤد کی سخت آنکھوں کو دیکھ کر وہ بال پیچھے کر کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ موسیٰ یہ سب دیکھ کر ہنس دیا اور بولا، سیدھی ہے تمہارے سامنے۔ داؤد نے کہا، کیا خاک سیدھی ہے؟ اول درجے کی بدتمیز ہے۔ اگر تایا ابو اجازت دیں نا تو اس کو سدھار سکتا ہوں، ایک ہی دن میں۔ موسیٰ ہنس دیا، چل اب پریزنٹیشن دیکھیں۔ دونوں پھر سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ دوسرے کمرے میں حورین آئینے کے سامنے کھڑی تھی، نرمی سے اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وقت کے نشانات ضرور تھے، مگر حسن وہی قائم تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تو اندر سے اذلان نکلا، تولیے سے بال رگڑتے ہوئے۔ حورین نے پلکیں جھپکائیں اور مسکرا کر کہا، شرم تو بالکل نہیں آ رہی ہوگی آپ کو۔ اذلان کہا لگا کر قریب آیا، اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے بولا، ارے شرم کیسی جانے من، ابھی تو ہم جوان ہیں۔ حورین نے ہنستے ہوئے آنکھیں گھمائیں، شرم کر لیں اذلان، ایک جوان بیٹی ہے آپ کی، اور ایک بیٹا 26 سال کا، شادی کی عمر ہے اس کی، اور آپ یہ سب کر رہے ہیں۔ اذلان نے شوخی سے کہا، کہو تو ایک اور پروڈکٹ نکال دوں۔ حورین نے حیرت سے منہ کھولا، شرم کریں اذلان، تھوڑی سی شرم۔ اذلان ہنس دیا، پھر بال بنانے لگا۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا، ملازمہ اندر آئی اور ادب سے بولی، میم کھانا لگ چکا ہے، ازمینہ میم بلا رہی ہیں۔ حورین نے سر ہلا کر کہا، آ رہے ہیں بس۔ ملازمہ چلی گئی۔ حورین جانے لگی، مگر اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا۔ حورین چونک کر بولی، اذلان تھوڑی شرم کریں، صبح سے آج کمرے سے باہر ہی نہیں نکلے ہم، ازمینہ کیا سوچے گی؟ اذلان نے مسکرا کر کہا، یہی کہ اذلان نے آج پھر کمرے سے نہیں نکلنے دیا۔ حورین نے اس کے بازو پر ہلکی سی چٹکی کاٹی، آپ کی اب جوان بیٹی ہے، یہ سب باتیں ٹھیک نہیں لگتی، چھوڑے مجھے۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کہا، بچے کرنے ہی نہیں تھے اتنی جلدی، سب بیڑا غرق ہو گیا۔ حورین بھی ہنس دی اور اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے بولی، جانے دیں مجھے۔ اذلان نے کہا، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ ہال میں سب بیٹھے تھے، ازمینہ، ابراہیم، محمد داؤد اور محمد موسیٰ پہلے ہی میز پر تھے۔ اذلان اور حورین بھی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ابراہیم نے اذلان کو دیکھ کر کہا، بھائی جان اتنا لیٹ؟ اذلان نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ جواب دیا، ہاں یار کچھ ڈیٹا سیٹ کر رہا تھا، ساتھ حورین کو بھی لگا دیا تھا ہیلپ کے لیے۔ باپ کی یہ بات سن کر محمد موسیٰ کے گلے میں خراش سی ہوئی اور وہ بے اختیار کھانس اٹھا۔ اذلان نے اسے گھور کر کہا، کیا بات ہے، بڑی کھانسی نکل رہی ہے تمہاری؟ محمد موسیٰ نے جلدی سے سیدھا ہوتے ہوئے کہا، نہیں بابا، وہ بس ایسے ہی اٹک گیا تھا کچھ۔ اذلان نے اسے ترچھی نظر سے دیکھا۔ حورین نے بات بدلی، کیا ہر وقت میرے بیٹے کو ہی کہتے رہتے ہیں، اس شیطان کو تو کچھ نہیں کہتے؟ محمد داؤد نے فوراً بات آگے بڑھائی، ہاں دائی امی، آج آپ کو معلوم ہے وہ کیا کانڈ کر کے آئی ہے؟ پیچھے سے آواز آئی، ہاں ہاں کہہ دو، ایک کی تو لگا دو، آپ کا تو کام ہی یہی ہے، چغل خور کہیں کے۔ سب نے دیکھا تو وہ ہم نہ تھی،
कर बैठ गई। अपने बाप को देखकर बोली, हेलो बाबा, सुबह से दिखाई नहीं दिए, आज फिर मम्मा की हेल्प लेने तो नहीं बैठ गए थे? मोहम्मद मूसा का गला फिर अटक गया। अजलान ने टेकहा लगाकर कहा, हाँ बेटा, तुम बताओ आज क्या किया? हन्ना ने अकड़ कर कहा, वही जो मैं करती हूँ, गलत बात का सही फैसला। अजलान फिर हंसा। उरेन ने इर्द गिर्द देखा। पश्मीना नहीं आई आज? अजमीना ने सिर झटका। बुलाया था, पता नहीं क्यों सोई हुई है। मोहम्मद दाऊद ने होंठ भींच दिए, कुछ कह रहा था कि मोहम्मद मूसा ने फौरन उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और इशारे से मना किया। अन्ना ने बेनियाजी से कहा, भाई मैंने तो उसे बहुत कहा आ जाओ खाना खा लो, नहीं मानी। मैंने कहा मैं भी नहीं खाऊंगी, तो भी नहीं मानी। मोहम्मद मूसा ने नरम लहजे में कहा, तो अपनी दोस्त के लिए खाना रूम में ले जाओ। अन्ना ने कंधे उचकाए, वो जिद्दी है, खाएगी ही नहीं। अजलान ने संजीदगी से पूछा, हुआ क्या है जो वो खाना नहीं खा रही? हमना कुछ कहने ही लगी थी कि मोहम्मद मूसा ने फौरन अपनी सूझबूझ से बात दबाई। कुछ नहीं बाबा, थकी हुई होगी, शायद इसी वजह से। आपकी इस मैडम ने आज कॉलेज में तमाशा भी तो किया था। हमना ने हैरत से मुंह खोला, मगर मोहम्मद मूसा के इशारे पर वो फौरन चुप हो गई। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में जाने लगे। मोहम्मद मूसा ने एक प्लेट बनाई और खामोशी से पश्मीना के कमरे की तरफ बढ़ गया। दर पर हल्का सा खटखटाया, अंदर से एक सुस्त सी आवाज आई, आंटी मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना कुछ भी, मुझे बस सोना है, प्लीज आप बार बार ना आए। मगर जैसे ही मूसा ने कहा, मैं हूँ मूसा, ये सुनकर पश्मीना की सांस थम गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, झट से बैठ गई और अपना हुलिया ठीक किया, कपड़े सीधे किए, चेहरे पर बेखबरी का नकाब चढ़ाया। कमरे का दर धीमी आवाज में खुला और मोहम्मद मूसा अंदर दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी में पश्मीना का दिल एक अजीब सी तेजी से धड़का। वो खामोशी से झुक गई, मगर फिर सीधी होकर मुस्कुरा दी, एक अधूरी सी मुस्कुराहट जो अंदर से जल रही थी। मूसा उसके करीब आया, बेड पर बैठा, पश्मीना की टांगों के अंदर हल्का सा कपकपाहट उभरा। मूसा ने प्यार से पूछा, खाने से क्या नाराजगी? पश्मीना ने हल्की सी आवाज में कहा, नहीं मैं किसी से नाराज नहीं हूँ, बस थकी हुई हूँ। मूसा ने मुस्कुराकर एक निवाला तैयार किया और आहिस्तगी से उसके सामने बढ़ाया, ये लो, ग़िज़ा इंसान की थकन मिटाता है, ना कि सोना। सोना तो इंसान को मज़ीद सुस्त बना देता है। पश्मीना ने शर्मीली सी खामोशी में मुंह खोला और निवाला खा लिया। मूसा ने हल्का सा इत्मीनान भरा अंदाज दिखाया और कहा, दाऊद ने डांटा इसलिए तुम्हारा मूड उतरा हुआ है? पश्मीना ने हाँ में सिर हिलाया, वो हर बार डांटते हैं। मूसा ने निवाले का एक और टुकड़ा काटा और आहिस्तगी से उसे खिलाया। उस मोहब्बत भरे अंदाज में पश्मीना के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट खिला दी। उसकी आंखों में खपकी सी शर्म और खुशी का मखलूत जलवा था। वो चुपचाप खाती रही। आखिर में जब मूसा ने पानी का गिलास थमाया तो आहिस्तगी से कहा, पश्मीना सुनो, तुम अभी बहुत छोटी हो, 18 साल की भी नहीं हुई। अपनी जिंदगी के राज भले अपने दिल में रखो, मगर अगर किसी ने तुम्हारा दिल जीतने की बात की या कोई लड़का अगर तुम्हें ज़हनो गुमान में है, तो उस पर फौरन भरोसा ना करना। अगर वो शख्स तुम्हें कुछ कहता है करने को और तुम्हारे ज़मीर को समझ ना आए, कोई उलझन हो, तो अज़मीना चची या मेरी मम्मा से बात करना। पश्मीना ने गहराई से मूसा की तरफ देखा। मूसा की बातों में एक संजीदगी और हिफाजतीपन था जो उसके दिल को छू गया। मूसा ने दबे अल्फाजों में उसे समझाते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम समझदार हो, मगर कभी कभार इस उम्र में लड़कियां कुछ गलतियां कर बैठती हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अगर कोई बात तुम्हें ठीक ना लगे तो खुद को बचाना। समझ रही हो ना मेरी बात? पश्मीना ने हाँ भरी, मगर अंदाज में खुशी सी उबल रही थी। मूसा ने उसके गाल पर नरम हाथ रखा और कहा, चलो सो जाओ अब। वो लम्हा पश्मीना के लिए जादू जैसा था। उसको पहली बार मूसा ने उस खुलूस से छुआ। उसकी निगाहों में मूसा की वो सादगी, उसका वो मुहाफिजाना अंदाज दिल को आशूब कर गया। मूसा के कमरे से जाते ही पश्मीना का पूरा जिस्म सरसर करने लगा। एक खुशी की झिलमिल थी और वह खुद को संभाल कर बोली, अल्लाह कितने हॉट हाथ थे।
वे शर्मिंदगी से सिर छुपाकर तकिए में चेहरा दबा लिया। वो काफी देर तकिए से सिर दबाते हुए हंसी से लिपटी रही। एक बचकाना सुरूर उसके अंदर छा गया। वो अपनी डायरी निकाल कर लिखने लगी। आज मूसा ने खुद अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया और उसने मेरे गाल को छुआ। मैं शायद दीवानी हो जाऊं। आज की तारीख में ये लम्हा सुनहरा लिखूंगी। हर साल उस इस दिन केक काटूंगी। उसने कलम इतनी खुशी से घुमाया कि अल्फाज बुखार से लिखे गए, लम्हों की गरमाइश लिए हुए थे। उसकी तहरीर में शर्म, मुस्कान और एक मासूम सी चुप भरी हुई थी। वो जानती थी कि ये दिन उसके दिल के गोशे में हमेशा के लिए महफूज रहेगा। अगली सुबह का मंजर पुरसुकून और खुशगवार था। महल जैसे वसी मेंशन के डाइनिंग हॉल में सब अपनी अपनी मसरूफियत में मसरूफ थे। मेज पर नाश्ता चुन चुका था। पश्मीना खामोशी से निवाले खा रही थी, जैसे उसकी आंखों में कल रात की बातें अभी तक कैद हों। दूसरी तरफ हमना सुस्ती के आलम में रोटी अंडे के छोटे छोटे निवाले मुंह में डाल रही थी। चेहरे पर लापरवाही का साया था। अजलान अखबार में गर्क था, चाय की हल्की हल्की चुस्कियां लेता हुआ, जबकि हुरैन और अजमीना महल मोहल्ले की औरतों के किस्से कहानियों में बेहद मशगूल थी। डाइनिंग हॉल के फिजा में एक मानूसियत, एक खानदानी खुशबू रची हुई थी। मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद मूसा दोनों अपने ऑफिस के मामला पर बात कर रहे थे। उनके लहजों में संजीदगी भी थी और हल्की सी मुस्कुराहट भी। इतने में अजलान के फोन पर घंटी बजी। उसने कॉल उठाई, दो लफ्ज कहे, फिर फोन रख दिया। बेगम इब्राहिम पहुंच गया है कराची। अजलान ने नरमी से कहा। चलो खैर हो गई, हुरैन ने मुख्तसर जवाब दिया और नाश्ता जारी रखा। मोहम्मद दाऊद ने फौरन उठते हुए कहा, मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम दोनों आ जाओ। उसी लम्हे हमना उछल कर खड़ी हो गई। मैं रेडी हूँ। उसने जल्दी जल्दी रोटी का निवाला मुंह में डाला, बैग कंधे पर डाला, पानी की बोतल पकड़ी और अपने बाप से लिपट गई। अजलान ने उसकी हालत देखकर मुस्कुरा कर कहा, बेटा आज पहला दिन है कॉलेज का, जरा ख्याल रखना, कोई गड़बड़ मत करना। हमना ने मुंह से रोटी निकाली और बेसाख्ता कहा, बाबा आप बेफिक्र रहें, कुछ नहीं होगा। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकली, दाऊद के पीछे पीछे। मोहम्मद मूसा भी उठ गया। चले बाबा, मैं भी निकलता हूँ, आज एक अहम डील फाइनल करनी है। ये डील आज हर हाल में होनी चाहिए मूसा। मूसा ने इत्मीनान से जवाब दिया। जी बाबा, आप बेफिक्र रहें। वो उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने पश्मीना को नरमी से कहा, चलो पश्मीना, देर हो गई तो दाऊद फिर डांटेंगे। पश्मीना खामोशी से खड़ी हुई और उसके साथ बाहर निकल गई। दरवाजे से निकलते हुए मूसा ने हल्की सी संजीदगी से कहा, तो समझाया है कल, याद रखना। पश्मीना ने हाँ में सिर हिलाया और नजरें झुकानी। उसकी खामोशी में मूसा की बातों की गूंज अभी तक जिंदा थी। गाड़ी में मूसा आगे बैठा, पश्मीना और हमना पीछे। दाऊद ड्राइविंग सीट पर था। मूसा और दाऊद अब ऑफिस आपस में अपने ऑफिस के काम पर गुफ्तगू करने लगे, जबकि पीछे दोनों लड़कियां अपने ही जहान में थी। ये देख, इस कैप्शन की वीडियो आज टिकटॉक पर धूम मचा रही है। हमना ने फोन स्क्रॉल करते हुए कहा। पश्मीना ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ, और ये गाना भी तो आजकल ट्रेंड कर रहा है। दोनों अपनी बातों में मगन थी। गाड़ी कॉलेज के गेट पर रुक गई। दाऊद ने गाड़ी रोकी और बोला, उतरो। वो दोनों दरवाजा खोलने ही वाली थी कि दाऊद ने कुछ रुपए पकड़ाते हुए कहा, ये रख लो, आज ज्यादा उल्टे काम मत करना, क्योंकि हम नहीं होंगे बचाने के लिए। ओके अब्बू, हमना ने लापरवाही से कहा। दाऊद ने फौरन उसको तीखी नजर से देखा। मूसा के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। दाऊद ने सख्ती से कहा, हो गई बकवास, चलो अब जाओ। हमना ने गुस्से से कहा, ज्यादा सख्त आवाज में बात मत करो, वरना बाबा को बता दूंगी कि तुम हम पर हुक्म चलाते हो। दाऊद ने उसकी नकल उतारी, जिस पर मूसा हंस पड़ा। हमना गुस्से में हाथ बांधकर बैठ गई। मैं नहीं जा रही कॉलेज। पश्मीना ने फौरन उसको सहलाया। चलना, देर हो रही है। दाऊद ने उंगलियों पर गिनती शुरू की। एक, दो, तीन। अभी वो चार पर पहुंचा ही था कि हमना ने पैर पटकते हुए जोर से दरवाजा खोला और गुस्से से गाड़ी से उतर गई। कॉलेज गेट की तरफ बढ़ने लगी। पश्मीना भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। मूसा ने पीछे देखकर के कहा लगाया, हैरत है, ये लड़की किसी की नहीं सुनती सिवाय तुम्हारे। दाऊद ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, जिद्दी है, इसके साथ टिट फॉर टैट वाला मामला है।
दोनों हंस दिए और गाड़ी ऑफिस की तरफ चल पड़ी। कॉलेज का लॉन, भागती दौड़ती लड़कियां, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने दोस्तों की हंसी की आवाजें, और उन सब के बीच हमना और पश्मीना ने अपनी जिंदगी का एक नया बाब खोला। दोनों ने पहली बार कॉलेज की दहलीज पर कदम रखा था, दिल में हल्की सी घबराहट और आंखों में ख्वाबों का हुजूम। क्लासरूम में पहुंचते पहुंचते सब अपनी अपनी निश्चितों पर बैठ चुके थे। ये दोनों हमेशा की तरह सबसे आखिर में दाखिल हुई और पिछली कतार में जाकर बैठ गई। कुछ ही लम्हों बाद दरवाजा खुला और क्लास में एक पुरवक्कार शख्सियत दाखिल हुई। लंबा कद, हल्की सी दाढ़ी, चमकती आंखें और मजबूत लहजा। सिट डाउन स्टूडेंट्स। सब एकदम सीधे होकर बैठ गए। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, हेलो, माय नेम इज मिस्टर दानिश शाह एंड आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स। हेलो तलबा, मेरा नाम मिस्टर दानिश शाह है और मैं आपको रियाजी पढ़ाऊंगा। क्लास में खामोशी छा गई। सर दानिश ने पहली नज़र सब पर डाली और कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वन बाय वन। सबसे पहले आप सब अपने बारे में एक एक करके तारुफ करवाएं। तलबा ने आहिस्ता आहिस्ता अपना तारुफ देना शुरू किया। बारी बार आई तो हमना ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया, हाय सर, माय नेम इज हमना। थैंक यू। हाय सर, मेरा नाम हमना है। शुक्रिया। सारी क्लास की नजरें उसकी तरफ उठ गई। हमना ने बेपरवाही से अपनी निश्चित पर बैठ गई। सर दानिश ने एक लम्हा उसे गौर से देखा मगर कुछ बोले बगैर बोर्ड की तरफ मुड़ गए। उन्होंने बोर्ड मार्कर उठाया और बोर्ड पर मुसावात लिखते हुए कहा, टेक आउट योर मैथमेटिक्स बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 4। अपनी अपनी रियाजी की किताबें निकालें और सफ़ा नंबर 4 खोलें। सब ने अपनी अपनी किताब खोली और लेक्चर शुरू हो गया, लेकिन पिछली कतार में बैठी हमना अपनी ही मस्ती में गुम थी। वो चुपके चुपके से बबल घुमा रही थी और कभी कभार बबल फुला भी रही थी। लेक्चर के दरमियान से दानिश की नज़र उस पर पड़ी। स्टैंड अप मिस हमना, खड़ी हो जाओ मिस हमना। हमना चौंक कर खड़ी हो गई। सर दानिश ने गुस्से में कहा, आर यू चूइंग ड्यूरिंग माई क्लास? क्या तुम क्लास के दौरान बबल चबा रही हो? मुन्ना ने बड़ी मासूमियत से कहा, सॉरी सर, आई वॉज फीलिंग एंग्जाइटी। माफ कीजिएगा सर, पर मुझे घबराहट हो रही थी। सर दानिश ने भवें चढ़ाई, वाई एंग्जाइटी बेटा, व्हाट हैपेंड? बेटा घबराहट क्यों, क्या हुआ? हमना ने हंसते हुए जवाब दिया, सर दैट आई डोंट नो, आई हैव टेकन द इंजीनियरिंग फील्ड, नॉट मेडिकल। आई ओनली नो व्हाट रिलेट्स टू माई फील्ड। सर ये तो मुझे नहीं पता, मैंने इंजीनियरिंग का शोबा लिया है, मेडिकल नहीं। मुझे सिर्फ वही मालूम है जो मेरे शोबे से मुताल्लिक हो। क्लास में दबी दबी हंसी सुनाई दी। सर दानिश ने उसे खामोश नजर से घूरा। पश्मीना ने आहिस्तगी से हमना को कोसा, ओए चुप कर, माफी मांग और बैठ जा, वरना बड़ी डांट पड़ेगी। अन्ना ने एक लम्हे देखा, फिर बोझल सी आवाज में कहा, माफ कीजिए सर, मेरी गलती थी, मैं इसे अभी फेंक देती हूँ। वो गई और च्युइंगम डस्टबिन में डाल आई। वापस आते हुए दरवाजे पर रुककर शोकी से बोली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? सर दानिश ने सर्द लहजे में कहा, आप बाहर आराम कर सकती हैं, आपको घबराहट हो रही है ना? अन्ना ने मसनूई हैरत से कहा, सर आपने तो बुरा ही मान लिया, हम छोटे बच्चे नहीं हैं, मुझे क्लास में आने दें। तो दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया और बोर्ड पर दोबारा लिखने लगे। मैं दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हो गई, लेकिन उसके कान लेक्चर पर लगे रहे। घंटी बजी तो सर ने अपनी किताब बंद की और बगैर एक नजर डाले क्लासरूम से बाहर निकल गए। अम्मा बोरियत से बढ़ती हुई अंदर आई और पश्मीना के साथ बैठ गई। पश्मीना ने गुस्से में सरगोशी की, हम ना, अब कुछ ना करना, खाने पीने का काम ब्रेक में करना, और टीचर कुछ भी कहे तो फौरन सॉरी कहना, समझी? हमना ने नाक सिकोड़ कर कहा, चल बे, माँ ना बन मेरी। पश्मीना ने प्यार से मुस्कुरा कर कहा, माँ नहीं मगर तेरी बेस्ट फ्रेंड हो, सही रास्ता दिखाना मेरा फर्ज है। अब सीधी तरह बैठ और पहली क्लास की तरह तमाशा न बनाना। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन पगली। हमना ने बेजार होकर मुंह बनाया, उफ, बस नाम ही तो पूछा था, वो बता दिया, और क्या बताती कि मेरे बाबा और मेरी मम्मा कब करीब आए, किस वक्त उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया, मैं उस रेस में दौड़ी फिर जीती। फिर मेरी माँ को डॉक्टर ने न्यूज़ दी, 9 माह बाद मैं पैदा हुई, फिर स्कूल में एडमिशन लिया,
वहां से निकाली गई। फिर पापा की मिन्नत पर वापस उस स्कूल ही में एडमिशन मिला और अब कॉलेज आ गई। उसने एक लंबा सांस लिया। पश्मीना बेसाख्ता हंस पड़ी। पागल है तू बिल्कुल। दोनों हंसी नहीं थी कि अगली टीचर क्लास में दाखिल हुई। ये केमिस्ट्री की क्लास की लेक्चर शुरू हुआ और सब तलबा पूरी तवज्जो से सुनने लगे। पूरा दिन कॉलेज का माहौल हमना और पश्मीना के लिए नया था। कभी हंसी, कभी क्लास का दबाव, कभी नए दोस्त बनाने का तजुर्बा, सब कुछ मिला जुला। चंद एक लड़कियां भी मिल गई थीं जिनसे जल्द ही अच्छी दोस्ती हो गई। दिन भागते दौड़ते गुजरा और जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी पूरे कॉलेज में एक हलचल मच गई। बाहर निकलते ही देखा ड्राइवर उन्हें लेने आ चुका था। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठी और मेंशन की तरफ रवाना हो गई। मेंशन के हॉल में दाखिल होते ही हमने सीधी सोफे पर जा गिरी। उसने टांगे फैलाकर गहरा सांस लिया। इतने में अस्मीना और हुसैन हंसती हुई मुस्कुराती उनकी तरफ आई। क्या हुआ, पहले दिन ही इतनी थकन? अजमीना ने शौकी से पूछा। अम्ना ने मुंह बनाया। मम्मा, टांगों में बड़ा दर्द हो रहा है, दबा दें जरा। फौरन बेटी के पास बैठ गई, उसके जूते उतारे और मोहब्बत से टांगे दबाने लगी। हाय मेरी बच्ची, इतनी थकन कैसे हो गई? हमना ने सुस्ती से कहा। पता नहीं मम्मा, कल तो नहीं जाऊंगी मैं। हुरैन बेसाख्ता हंस पड़ी। अजमीना भी मुस्कुरा दी और बोली, इसी वजह से थकन है बेटा, लेकिन कॉलेज तो रोज जाना है। फिर उसने पश्मीना को देखते हुए कहा, मेरी शहजादी, तू ठीक है? पश्मीना अपनी माँ के गले लगी और मुस्कुरा कर बोली, हाँ मम्मा, थक गए मगर मज़ा आया। आज इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड्स बनी हमारी। अजमीना ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। शाबाश बेटा। हुरैन ने नरमी से कहा, चलो दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करेंगे। अम्ना ने बेजारी से कहा, मैं नहीं खा रही, मैं सोऊंगी, बाद में खा लूंगी। ये कहकर वो सीधी अपने कमरे में चली गई। पश्मीना भी खामोशी से अपने कमरे में गई। फ्रेश होने के बाद जैसे ही बिस्तर पर लेटी, थकन ने फौरन नींद की वादियों में पहुंचा दिया। शाम के तकरीबन 5 बजे मेंशन के मर्द हजरात ऑफिस से वापस लौटे। सब ने फ्रेश होकर बागीचे के हिस्से में बैठने की आदत बना ली थी। सबके सामने चाय रखी गई। मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद मूसा मोबाइल में मसरूफ थे और अजलान खामोशी से चाय की चुस्कियां ले रहा था। अजलान ने अचानक पूछा, तो खैर आज बच्चियों का पहला दिन कैसा गुजरा? हुरैन ने हंसते हुए कहा, ना पूछें। अजलान ने शौकी से कहा, चलो बेगम, ना ही पूछते हैं। ये सुनकर हुरैन ने हैरत से शोहर की तरफ देखा। मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद मूसा हंसने लगे। अजमीना भी मुस्कुरा दी। हुरैन ने मसनूई खफगी से कहा, कितने बुरे हैं आप? अजलान हंस पड़ा। अच्छा अच्छा, बताओ तो सही। हुरैन ने चाय का कप रखते हुए कहा, सोई हुई हैं दोनों महारानियां अभी तक। कॉलेज से आई और बगैर कुछ खाए पिए बिस्तर पर गिर गई। पश्मीना ने तो खैर लिबास बदला, फ्रेश हुई और फिर सोई, लेकिन हमारी बेटी, उसने तो मोसे तक उतारने की जहमत नहीं की और ऐसे ही सो गई। ये सुनकर सब केके लगाने लगे। मोहम्मद दाऊद बेसाख्ता बोला, पागल हैं दोनों, आप सबके लाड प्यार ने ही बिगाड़ दिया है। अजमीना फौरन बोली, कम तो तुम दोनों भी नहीं हो, हर ख्वाहिश पूरी करते हो। कभी चॉकलेट्स, कभी रेस्टोरेंट ले जाना, खाने खिलाना, ये सब तुम दोनों ही करते हो। मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद मूसा एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। मौसम खुशगवार था, बागीचे में केकहे और बातों की गूंज थी, लेकिन अंदर कमरों में हमना और पश्मीना अब भी अपनी नींद में गुम थी। अगले दिन हमना और पश्मीना वही रूटीन के मुताबिक कॉलेज गई। पहली क्लास सर दानिश की थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए तो सब स्टूडेंट्स एहतरामन खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग सर। सर दानिश ने मुस्कुरा कर कहा, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? सब ने एक साथ जवाब दिया, फाइन सर, सिवाय हमना के, क्योंकि उसको इन सब फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सरदानिश ने बात नोट की मगर खामोश रहे। वो समझ चुके थे कि हमना एक जिद्दी लड़की है, जिसको अगर कुछ कहा तो वो उल्टा जवाब देगी, देकर सबके सामने उल्टा उन्हीं की बेइज्जती करेगी। वो बोर्ड की तरफ गए और लेक्चर देने लगे। लेक्चर के दौरान सरदानिश ने कहा, तलबा, इसके बाद वाला मसवात आप लोग खुद हल करेंगे। सब ने एक साथ कहा, ओके सर। क्लास में खामोशी छा गई। सब अपनी अपनी नोटबुक्स में सवाल हल करने लगे। पश्मीना भी कर रही थी और वहीं हमना भी।
پشمینہ کبھی کبھی ہمنا کی نوٹ بک سے مدد لے رہی تھی. ہمنا مزے سے ببل کھاتے ہوئے مساوات حل کر رہی تھی. ان میں سے ایک ٹرکی کوشچن تھا جو پوری کلاس سے حل نہ ہو سکا. لیکن جب سر دانش ایک ایک کر کے سب کے پاس سے ہوتے ہوئے ہمنا کی بینچ پر پہنچے تو دیکھا وہ مساوات تو ہمنا حل کر چکی تھی، وہ بھی مزے سے ببل کھاتے ہوئے. سر دانش نے حیرت سے اس کو دیکھا. دل میں سوچا ذہین ہے مگر ضد سے بھری ہوئی بھی. جب ہمنا نے ایکویشن مکمل کی تو اس نے سر دانش کو دیکھا اور یکدم کھڑی ہو کر بولی، ارے سر آپ کب آئے؟ سر دانش نے فوراً کہا، جسٹ ناؤ وین یو آر بیزی ایٹنگ دی ببل. ابھی جب آپ ببل کھانے میں مصروف تھی. ہمنا نے آنکھیں بند کی، غصے کو قابو کیا اور بولی، لیکن سر میں ببل کے ساتھ ساتھ مساوات بھی حل کر رہی تھی. سر دانش نے فوراً کہا، او ریئلی؟ شو می ہاؤ ڈیڈ یو مینیج واٹ دی انٹائر کلاس couldn't؟ اچھا دکھائیے ذرا، جو پوری کلاس سے نہ ہو سکا وہ آپ سے کیسے ہو گیا؟ ہمنا نے سر اٹھایا اور کہا، کیوں سر؟ لازمی ہے کہ پوری کلاس سے نہ ہو تو مجھ سے بھی نہ ہو. میں ہمنا اذلان ملک ہوں. مجھ سے دنیا کی ہر وہ چیز ہو سکتی ہے جو کسی سے نہ ہو. دانش نے اس کی نوٹ بک دیکھی اور کہا، تو جب سب کچھ کر سکتی ہو تو پڑھتی کیوں نہیں؟ ہمنا نے کہا، پڑھتی ہوں لیکن ببل کے بغیر نہیں پڑھا جاتا. اور دانش خاموش ہو گئے، بس اس کو غور سے دیکھتے رہے. اتنے میں ببل بیل بج گئی. سر دانش کتاب سمیٹ کر کلاس سے باہر چلے گئے. ہمنا بیزاری سے بیٹھ گئی. کچھ لڑکیاں اور لڑکے اس کے پاس آ گئے. واہ ہمنا، دکھاؤ تم نے کیسے کیا. مساوات اتنی مشکل تھی، مجھے بھی دے دو، میں کاپی میں کر لوں. ہمنا نے لاپرواہی سے کہا، لے لو، اس میں کیا بڑی بات ہے. یہ سب دیکھ کر ایک لڑکی تانیہ جو خود کو ٹاپر سمجھتی تھی اور ہمیشہ پہلی بینچ پر بیٹھتی تھی جل گئی. وہ آگے آئے اور طنزیہ لہجے میں بولی، یہ مساوات اتنی بھی مشکل نہیں تھی. ہمنا ہنس کر بولی، اچھا تو پھر کیوں نہیں کی تم نے؟ تانیہ نے کہا، وہ اصل میں چاہتی تھی کہ تمہیں موقع ملے بیک بینچر کو. یہ سن کر ہمنا تب گئی. وہ فوراً کھڑی ہوئی اور بولی، اگر میں چاہوں تو تمہاری جگہ بیٹھ سکتی ہوں، مگر مجھے اساتذہ کی چاپلوسی کرنے کا شوق نہیں. چل نکل، اب ہوا آنے دے. تانیہ نے غصے سے اس کو دیکھا اور اس کی نوٹ بک پھاڑ کر چلی گئی. ہمنا ہنس دی اور زور سے بولی، جا اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ اور بس انتظار کر تیری میں کیا پھاڑتی ہوں. اتنے میں اگلی ٹیچر آ گئی. تانیہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی. ہمنا خاموشی سے بیٹھ گئی. کلاسز بغیر رکے گزر رہی تھی. وقت نے تیزی سے قدم بڑھائے اور آخر کار بریک کی گھنٹی بجی. استاد باہر نکل گئے تو ہال میں ہلکی سی ہلچل مچی. ہمنا نے فوراً پشمینہ کی طرف دیکھا. آنکھوں میں ایک آگ سی تیز سی تھی. چل پشمینہ، آج اسے بتاتے ہیں کہ کس نے ہماری توہین کی. پشمینہ نے اس کا ہاتھ تھام کر نرم لہجے میں کہا، نہ ہمنا، ابھی کچھ مت کر، آج ہمارا دوسرا دن ہے کالج میں. ہمنا نے ناک گھون کر بیٹھتے ہوئے کہا، اس نے میری توہین کی، میری نوٹ بک پھاڑی. پشمینہ نے آہستگی سے کہا، تو تم میری لے لو نوٹ بک، بس چھوڑ دو یہ غصہ. ہمنا غصے میں بولی، ایک تو تم ڈرپوک ہو ایک نمبر کی. اور دھڑکتی سی خاموشی میں بیٹھ گئی. وہ دونوں خاموشی سے لنچ کرنے بیٹھ گئیں. کچھ دیر بعد وہ کوریڈور میں کھڑی تھی، چپس کھا رہی تھی. آج بریک ڈیوٹی سر دانش کی تھی، اس لیے وہ کوریڈور میں دیکھ رہے تھے کہ اسٹوڈنٹس کیسے گھوم رہے ہیں. سر دانش کی شخصیت پرسکون اور مہربان تھی. تانیہ ان کے پاس گئی اور بولی، سر کل کا کوئی ہوم ورک دیا تھا کیا؟ ہمنا نے تانیہ کی چاپلوسی سن کر آنکھیں گھمائی. وہ ایسی حرکتیں پسند نہیں کرتی تھی. دانش نے مسکراہٹ میں تانیہ کی بات کا جواب دیا اور پھر ہنڈے طالبات کی طرف متوجہ ہو گیا. وہ ہمنا کی طرف آئے اور آہستگی سے کہنے لگے، بیٹا آپ باقی بچیوں کے ساتھ نہیں کھیل رہی دونوں؟ ہمنا نے کچھ نہ کہا، اپنے چپس میں مصروف رہی. پشمینہ نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں سر، میں ہمنا کے ساتھ ہوں. دانش نے مسکرا کر پشمینہ کو دیکھا، آپ دونوں بچپن سے ہی ساتھ ساتھ رہتی ہیں؟ پشمینہ نے مسکرا کر کہا، جی سر، شروع سے سیم، ٹیوشن، اسکول، مدرسہ، گھر پر کھیل بھی ساتھ ساتھ. آپ دونوں کزنس ہیں؟ پشمینہ جواب دے رہی تھی کہ ہمنا نے تیوری سے کہا، ہم دونوں بہنیں ہیں، ہمارے گھر والوں نے یہ سکھایا ہے.
फिर एकदम तीखे लहजे में बोली, और अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप कहें तो हमारे मेंशन का एड्रेस दे दूं, वहां आकर आप हमारे मम्मा पापा बाबा से पूछ लें कि हम आपस में कौन हैं। सर दानिश ने हंसते हुए कहा, इतनी गुस्से में क्यों रहती हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना कि दुश्मन। अन्ना ने अपनी तीखी आवाज में कहा, शुरू आपने किया था और खत्म मैं करूंगी। फिर बावक्कार अंदाज में बोली, क्योंकि मैं हमना अजलान मलिक हूँ। सर दानिश ने उसे गौर से देखा और मुस्कुरा दिए। इतने में तानिया वापस आई चिप्स के साथ, बोली, सर ये आपके लिए खास है। हमना ने मुंह बनाया और कहा, ओह, चापलूसी शुरू कर दी तुमने। तानिया ने कहा, चापलूसी नहीं, इसको रिस्पेक्ट देना कहते हैं। मगर तुम्हें क्या मालूम रिस्पेक्ट देना किसे कहते हैं, तुम तो एक बैक बेंचर हो। हमना ने हंसकर जवाब दिया, हाँ वही बैक बेंचर जिसने वो इक्वेशन हल कर दी जो एक 2 टके की टॉपर भी ना कर सकी। तानिया ये सुनकर चिढ़ गई। उसने हमना के चिप्स फेंक कर कहा, 2 टके की किसको कहा। अन्ना ने ताने की हरकत देखी और हंस दी। तुम्हें कहा 2 टके की। तानिया मजीद तप गई। वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रही थी कि सर दानिश बीच में आ गए और बोले, तानिया अपनी क्लास में जाएं, आप ऐसे मार नहीं सकती स्टूडेंट को। तानिया सर की डांट सुनकर नाराज हो गई और अंदर चली गई। सर दानिश ने आखिर में पियोन बुलाया और कहा, ये पैसे लें और इसे चिप्स इस बच्ची के लिए कैंटीन से लाएं। हमना ने जिद्दी अंदाज में कहा, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं हमना अजलान मलिक हूँ, अपने पैसों से ले सकती हूँ। उलझर कर कॉरिडोर में खड़ी हो गई, गुस्से से बबल फुलाती हुई। सतानिश ने पश्मीना की तरफ देखा और खामोशी से पूछा, ये लड़की इतनी जिद्दी है क्या, घर पर भी यही रवैया है, बस दाऊद भाई की सुनती है। सतानिश ने पुरुमीद नजर से पूछा, क्यों, इतना जिद क्यों आखिर। पश्मीना ने सादा सा जवाब दिया, मालूम नहीं सर। बेल की आवाज ने फिर ताल दिया और वो सब क्लास में वापस चले गए। दिन इसी दौड़ में गुजरा, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स और छोटे छोटे झगड़े। मगर हमना और पश्मीना की दोस्ती छुपी हुई यकीन बन कर जुड़ रही थी। पश्मीना की खामोश फितरत और हमना का बिगड़ता हुआ गुरूर दोनों में एक अजीब सा तवाजुन पैदा कर रहा था। शाम तक जब सब घर आए तो मेंशन में रौनक थी। गर्म चाय के कप और हल्की हंसी आज के दिन की थकन कहानियां बनती हुई कुर्सियों पर रखी गई थी। हसमीना की मुस्कुराहट में नरमी थी, हुरैन की आंखों में वही मुहाफिज फैला हुआ था जो हमेशा रहता था। और कहीं दाऊद और मूसा अपनी जिम्मेदारियों में मगन, और इब्राहिम और अजलान खुद में सोच रहे थे कि लड़कियां आने वाले पलों में एक काबिल इंसान बन जाएंगी, चाहे वो मज़ाहिमत हो या मोहब्बत। ये मौसम उन्हें कुछ सिखा रहा था। चंद महीने इसी दौड़ में निकल गए थे। दफ्तरों की मसरूफियात, क्लासरूम्स की पाबंदियां और घर के बड़े अपने फराइज निभा रहे थे। मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद मूसा दोनों अपने अपने कारोबारी कागजात में घर, असमीना और हुरैन अपने मामूल के मुताबिक घर के इंतजाम में मशगूल। और पश्मीना हमना कॉलेज के दरमियान पुल बांधती लड़कपन की दुनिया में चल रही थी। इस हफ्ते सबके जहनों में एक ही बात थी, मिड सेमेस्टर टेस्ट। हर तालिब इल्म रातों को जाग कर हिसाब तलाश कर रहा था, फॉर्मूले याद कर रहा था और इम्तिहान के खौफ को झेल रहा था। रात देर तक हमना और पश्मीना दोनों एक कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। जब भी कोई पेचीदा बात ना समझे तो वो एक दूसरे की मदद करती। हंसी और झगड़े के बीच में सुकून के चंद लम्हात भी आ जाते। उसी लम्हे मोहम्मद दाऊद और मोहम्मद मूसा कमरे में दाखिल हुए। मूसा इत्तफाकन पश्मीना के पास ही बैठ गया। पश्मीना की सांसें जब किसी तजस्सुस की तरह तेज हो गई। मूसा ने बेखबरी में उसकी नोटबुक पकड़ी, एक सतर पर गलती देखी तो नरम हाथ से कलम निकाल कर दुरुस्त कर दिया। ये ऐसे होता है। और वो लम्हा पश्मीना के लिए बिजा तौर पर दुनिया बदल देने वाला था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर लब खामोश रहे। हमना ने नरमी से कहा, क्या हुआ, क्यों गुमसी हो। पश्मीना ने बेकरारी में कहा, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी थकन। मोहम्मद दाऊद ने नसीहत की, अच्छे पेपर दो ताकि फाइनेंस में अच्छा नतीजा आए। हमना ने तस्हीक से जवाब दिया, आपको बताने की जरूरत नहीं अब्बू। दाऊद ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा बदतमीजी मत करना, कहीं किसी दिन मार ना खा जाओ। मुन्ना ने खड़ी होकर तंज से कहा, इधर आओ तो देखना, खेल में जीत कर बताऊंगी। और वो मुंह चढ़ाते हुए खिड़की की तरफ मुड़ गई।
अचानक खिड़की के सामने से एक तेज गोली चलती हुई आई। एक तेज चीख, फिर हमना का जिस्म, बाजू में लहे आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ लड़कते हुए जमीन पर जा गिरी। महफिल मच गई। पश्मीना ने हाथ मुंह पर रखा और चिल्लाकर बोली, हमना। मोहम्मद मूसा एक पल में खड़ा होकर अपनी बहन हमना के पास पहुंचा, मगर दाऊद ने फौरन उठाकर उसे गोद में उठा लिया। आंखें बंद मत करना हमना, आंखें खोले रखो। दाऊद ने उसको जगाए रखने की कोशिश की, मगर हमना की आवाज कमजोर पड़ गई। वो एक वक्त में आंखें बंद कर गई। मोहम्मद मूसा ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, पश्मीना, घर में सबको बताओ, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, दाऊद जल्दी लाओ। वो बाहर की तरफ भागता हुआ गया। हमना बेहोश, खून से लहूलुहान दाऊद की बाहों में थी। वो तेजी से बाहर की तरफ ले जा रहा था। गाड़ी में बिठाया और मूसा ने गाड़ी चलाई। पश्मीना ने चीखते हुए सबको इकट्ठा किया, ताया अब्बू, ताई अम्मी, अम्मी जल्दी आए। सब ने दौड़ लगाई। अजलान ने पश्मीना को देखा और कहा, क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? पश्मीना ने सिसकते हुए कहा, वो हमना हमना को गोली लगी है, दाऊद भाई और मूसा अस्पताल लेकर गए हैं। हुरैन ये सुनकर वहीं सोफे पर गिर गई। अजमीना ने हुरैन को संभाला। अजलान भी लड़खड़ाया और कहा, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, अजमीना आप हुरैन को संभालो। वो तेज रफ्तार से अस्पताल की जानिब गया। अस्पताल का मंजर बेबसी का जहान था। डॉक्टरों की रफ्तार, रोशनी की तेज पट्टी और हमना जिंदगी और मौत से लड़ती हुई औरतें मेंशन की बर्दाश्त के साथ दुआ कर रही थी। पश्मीना बेसुध सी कराती रही। हुरैन भी बेसुध सी, मगर उसने पश्मीना को सीने से लगाया और एक माँ जैसी आवाज में रट लगाती रही, मेरी बच्ची, अल्लाह रहम करे, कुछ नहीं होगा हमारी हमना को। अस्पताल में डॉक्टरों का हंगामी अमल शुरू था। दाऊद ने हाथ जोड़ लिए, कांपता हुआ चेहरा, और मूसा खामोश खड़ा था, जैसे किसी अंदरूनी जख्म को सहता हुआ। बाल में हॉल में वक्त जैसे रुक गया था। हर दिल एक ही सवाल दोहराता, कौन गोली चला गया, किसने निशाना बनाया, मकसद क्या था? फिर दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आई, हाथ में कुछ कागज़। हर निगाह उस पर जम गई। उसके लबों पर पेशबंदी की सख्ती थी, मगर आंखों में हमदर्दी चमक रही थी। वो रुककर बोला, घबराने की बात नहीं, हमना को फौरी तौर पर सर्जरी की ज़रूरत नहीं। गोली बाजू से निकल चुकी है, लेकिन अंदरूनी चोट है। हमने खून का बहाव कंट्रोल कर लिया है। वो अभी होश में नहीं आई, मगर उसकी ज़िंदगी महफूज है। वो अल्फाज एक तरफ से तशफ़ी दे रहे थे। अजलान ने सुख का सांस लिया। मूसा ने घर में इतला दी। हुरैन के सांस में सांस लिया। पश्मीना ने आंखों में आंसू लिए कहा, दाई अम्मी, किसने मारने की कोशिश की हमना को? हुरैन ने उसके आंसू साफ किए और कहा, बेटा बस रो मत, हमना अब ठीक है, तुम्हारे ताया अब्बू पता कर के रहेंगे। फिर दिल ही दिल में आंखों में अंगारे लिए कहा, मैं हलफ खाती हूँ बेटा, जिसने भी ये किया उसकी गर्दन हम तक आकर रहेगी। अस्पताल में काफी घंटों बाद हमना को होश आया। आंखें खुलते ही उसने मध्यम, नाजुक और कमजोर आवाज में पुकारा, बाबा, मेरे बाबा कहाँ हैं? नर्स ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरन कमरे से बाहर निकल गई। वो सीधा डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर तेजी से अंदर आया, हमना की वाइटल्स और नब्स चेक की और नरम लहजे में पूछा, आपका नाम? हमना ने रोती हुई कमजोर सी आवाज में कहा, हमना, मेरे बाबा कहाँ हैं? आपके बाबा बाहर हैं, आप आराम करें। हमना की आंखों में आंसू भर आए। उसने जिद्दी आवाज में कहा, मुझे अपने बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स बाहर निकली और बुलंद आवाज में बोली, पेशेंट हमना के बाबा कौन है? अजलान के कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं हूँ, मैं हमना का बाबा हूँ। नर्स ने इजाजत दी, आप अंदर आ जाएं, बाकी सब बाहर रुके। अजलान कमरे में दाखिल हुआ और बेटी की तरफ लपका। अमना ने रोते हुए कहा, बाबा मुझे दर्द हो रहा है। अजलान ने लरसते हाथों से उसके बाल पीछे किए, पेशानी पर बोसा दिया और टूटे लहजे में कहा, बस मेरी बच्ची, बस, ठीक हो जाएगी, तुम रो मत वरना और दर्द होगा। डॉक्टर ने कहा, मिस हमना, आप सिर्फ आराम करें, आपके बाबा यहीं हैं। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। हमना ने कमजोरी से आवाज में पूछा,
बाबा मम्मा नहीं आई। अजलान ने नरमी से जवाब दिया, मम्मा को कॉल कर दी है, वो आ रही है मेरी शहजादी। यमुना ने हिचकियों में कहा, बाबा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अजलान की आंखें लाल हो रही थी, दुख से भी और गुस्से से भी। वो कभी नहीं चाहता था कि अपनी बेटी को इस हाल में देखे। उसने बेटी का हाथ थामा, सूरह फातिहा पढ़ी और उस पर फूंक मारी। इंशाल्लाह अब थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, बस सब ठीक हो जाएगा, सब। इतने में हुरैन कमरे में दाखिल हुई। आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बेटी की तरफ लपकी और उसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी कली। हमना माँ से लिपट गई और रो दी। हुरैन उसको बार बार चूमने लगी, कभी बालों पर, कभी माथे पर, कभी हाथों पर। मेरी बच्ची, तू ठीक है ना मेरा कलेजा? हमना ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ ना। मैं अजलान मलिक की बेटी हूँ, हमना अजलान मलिक। हुरैन की आंखों से फिर आंसू बह निकले। अजलान ने कहा, आराम करो हमना। हमना आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद जब दोनों को यकीन हुआ कि हमना सो चुकी हैं, हुरैन ने धीरे से कहा, अजलान, पता लगाओ आखिर किसने हिम्मत की अजलान मलिक की बेटी पर हमला करने की। अजलान ने नजर उठाकर कहा, तुम्हारी इजाजत है, क्या मैं हथियार उठा सकता हूँ? हुरैन ने एतमाद से जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अब मामला मेरी बेटी का है और मैं नहीं चाहती कि कल को कोई और मुसीबत मेरी बच्ची पर आए। सारे दुश्मनों को एक ही बार में खत्म करना होगा, ताकि आइंदा जिंदगी में हमारी बेटियों और बेटों पर कोई साया ना आए। अजलान ने उठते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ हमारी बेटी पर गोली चलाने वाला तुम्हारे सामने होगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। हुरैन ने सोती हुई हमना को देखा, उसके माथे पर बोसा दिया, बाल से हिलाए और दुआएं करती रही। अजलान ने बाहर निकलते ही फोन उठाया और इब्राहिम को कॉल की। इब्राहिम, आज रात की फ्लाइट लेकर मेंशन पहुंचो। इब्राहिम ने जवाब दिया, जो हुक्म आपका। अजलान ने मोहम्मद मूसा और मोहम्मद दाऊद की तरफ देखा और बोला, वक्त आ गया है वही 8 साल पुराना अजलान मलिक बनने का। चौकस रहना, क्योंकि जो दुश्मन एक बार वार कर सकता है वो दूसरी बार भी कर सकता है। हर चीज पर नजर रखना। मोहम्मद मूसा और मोहम्मद दाऊद ने यकी जबान होकर कहा, जी माफिया बॉस। अजलान अस्पताल से निकला और रात की तारीकी में गाड़ी को तेजी से दौड़ाता रहा। उसके वजूद में सिर्फ एक अज़्म चल रहा था, अपनी बेटी पर गोली चलाने वाले को ढूंढना और उसका हिसाब बराबर करना। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। वानी रंगे खून आप लोगों ने कहा था सीजन 2, तो वो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैदे जहर के सीजन 2 के बाद जो है वो हम वानी रंगे खून अपलोड करेंगे। अभी बन चुका है, लेकिन उसमें थोड़ी सी और एडिटिंग वगैरह है, थोड़े से और डायलॉग्स वगैरह हैं, तो इस वजह से हम आपसे मिलेंगे कल के एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।